फ्रेंड्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 10 ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे द टॉपिक ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। दिस इज अवर फोर्थ एंड लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आइए पहले देखते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस इज डिफाइंड एज द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू सॉल्यूशन or from a more dilute to a more concentrated solution when the two solutions are separated by a suitable membrane। मतलब अगर सपोज ये ट्यूब है जिसको हम थिसल ट्यूब कहते हैं, तो सपोज इस ट्यूब में हमने कंसंट्रेटेड सुक्रोज सोल्यूशन भरा है। सुक्रोज मतलब केन शुगर का सोल्यूशन भरा है कंसंट्रेटेड, और ये जो बीकर है इसमें हमने वाटर फिल किया हुआ है। अब ये जो थिसल ट्यूब है इसके नीचे हमने एक मेम्ब्रेन बांध दी है। मेम्ब्रेन जैसे कि एनिमल ब्लैडर, एक मेम्ब्रेन बांध दी है। अब जब इस ट्यूब को आप इस सॉल्वेंट के अंदर डालेंगे तो स्पॉन्टेनियसली वाटर फ्लो करेगा इस सोल्यूशन की तरफ। क्यों? क्योंकि वाटर कैसा है, वाटर में सॉल्वेंट अधिक है जबकि इसमें सॉल्वेंट कम है। तो फ्लो कहां होगा? जहां सॉल्वेंट ज्यादा है उससे फ्लो होगा ऐसी जगह जहां सॉल्वेंट कम है। तो अगर इसकी जगह मान लीजिए ये प्योर सॉल्वेंट होने की जगह अगर ये भी सोल्यूशन होता, पर ये मोर डाइल्यूट सोल्यूशन होता और ये मोर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होता, तो भी स्पॉन्टेनियसली फ्लो कहां से होता? फ्रॉम मोर डाइल्यूट टू मोर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। यानी जहां सॉल्वेंट ज्यादा है वो फ्लो करेगा ऐसी जगह की तरफ जहां सॉल्वेंट का अमाउंट कम है। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। देखिए, ये जो मेम्ब्रेन है ये इस तरह से होता है कि ये सॉल्वेंट पार्टिकल्स को तो पास होने देता है, बट जो सल्यूट पार्टिकल्स हैं, जो डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस हैं, उनको ये पास नहीं होने देता है। सो द मेम्ब्रेन अलाउज द फ्री पैसेज ऑफ द सॉल्वेंट बट नॉट ऑफ द डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस। Membranes possessing this property are said to be semi-permeable। सेमी परमिएबल का मतलब क्या है कि ये परमिएट तो होने देगा, परमिएट होने देगा मतलब पास होने देगा, पर सेमी परमिएबल है मतलब सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को ये पास होने देगा। जो डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस हैं मेम्ब्रेन उनको पास नहीं होने देता है। एंड सच अ मेम्ब्रेन इज सेड टू बी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे जैसे सॉल्वेंट पास करता जाएगा इस सोल्यूशन में, तो सोल्यूशन का लेवल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये जो वाटर का लेवल है वो इतना हो जाएगा कि उस वाटर की वजह से लगने वाला हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इतना हो जाएगा, सफिशिएंट हो जाएगा कि अब वो और वाटर को पास नहीं होने देगा। सो द लेवल ऑफ द लिक्विड विल राइज इन द ट्यूब until the hydrostatic pressure so produced is sufficient to stop the flow of water. Therefore, as a result of osmosis, a pressure is developed which opposes the tendency for the solvent to pass through the semi-permeable membrane into the solution. तो ये जो प्रेशर डेवलप हो रहा है हमारे सोल्यूशन में, वो किस वजह से डेवलप हो रहा है? वो इसलिए डेवलप हो रहा है क्योंकि आपने सोल्यूशन को प्योर सॉल्वेंट से अलग कर दिया है विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन। और ये अलग करने की वजह से अब क्या होगा? सॉल्वेंट पास होगा। सॉल्वेंट पास होगा तो वाटर का लेवल बढ़ेगा। वाटर का लेवल बढ़ेगा तो एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होगा, और यही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अब क्या करेगा? अब और वाटर को एंटर करने से रोकेगा। So this pressure which is developed is called as the osmotic pressure of the solution। और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट हुआ सॉल्वेंट के पास होने से, जो कि फर्दर सॉल्वेंट को पास होने से रोकेगा, उस प्रेशर को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। इट इज डिफाइंड एज द एक्सेस प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू अ सॉल्यूशन to prevent the passage into of solvent when the two liquids are separated by a perfectly semi permeable membrane। देख लीजिए, अगर
हम पहले से ही कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर लगाकर रखे हैं इस सोल्यूशन पर। कितना प्रेशर? उस सोल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर। तो सॉल्वेंट तो बिल्कुल भी एंटर नहीं करेगा। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर है जो आपको सोल्यूशन के ऊपर लगाना पड़ता है ताकि बिल्कुल भी सॉल्वेंट पास ना करे, कब? जबकि दे आर सेपरेटेड बाय अ परफेक्टली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट एक्सेस प्रेशर is called as the osmotic pressure of the solution. अब देखिए कई स्टूडेंट्स में ये टेंडेंसी होती है सोचने की कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। ये पॉइंट ऑफ व्यू गलत है। ऑस्मोटिक प्रेशर आता ही तब है एग्जिस्टेंस में जब आप एक सोल्यूशन को सॉल्वेंट से सेपरेट करें विद द हेल्प ऑफ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जब तक आप सोल्यूशन को इस तरह से सॉल्वेंट से अलग नहीं करेंगे, दैट टू विद द हेल्प ऑफ अ मेम्ब्रेन, तब तक तो सोल्यूशन में कोई ऑस्मोटिक प्रेशर आने का सवाल ही नहीं उठता है। बट वंस यू सेपरेट देम, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की टेंडेंसी होती है पास होने की, यानी ऑस्मोसिस की टेंडेंसी होती है। तो ड्यू टू दिस टेंडेंसी ऑफ ऑस्मोसिस, there is a pressure developed in the solution which is called as osmotic pressure. Hopefully this thing is clear to you कि solution का प्रेशर नहीं होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर एग्जिस्टेंस में ही तब आएगा जब आप सॉल्यूशन को एक सॉल्वेंट से किसी मेम्ब्रेन की मदद से सेपरेट कर देंगे। तो when you do this, when you separate a solution by the solvent with the help of a membrane, there will be a tendency for osmosis to occur. और इस ऑस्मोसिस की वजह से या इस ऑस्मोसिस की टेंडेंसी की वजह से सॉल्यूशन में एक एक्सेस प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। ये जो एक्सेस प्रेशर है, जब इस एक्सेस प्रेशर की वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो जाएगी, तब सॉल्वेंट के एंटर होने की एबिलिटी और जो सॉल्यूशन का एक्सेस प्रेशर है वो एक दूसरे को एग्जैक्टली काउंटर बैलेंस कर देंगे। यानी तब देयर विल बी अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन द एक्सेस प्रेशर डेवलप्ड ड्यू टू ऑस्मोसिस becomes equal to osmotic pressure of the solution. अब आगे देखें, for the accurate measurement of osmotic pressure, it is necessary to have a membrane that is perfectly semi-permeable. Artificial membranes made of copper ferrocyanide Cu2FeCN6 is the best material for osmosis. तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए। किसी भी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर, किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इस फॉर्मूले से दिया जाता है। The osmotic pressure of a dilute solution of a non-volatile solute is given by pi V equal to nRT. यहां पर pi है osmotic pressure of the solution. अब देखने में तो ये इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन जैसी ही लग रही है और ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस मात्र ही है कि ये इक्वेशन आइडियल गैस की इक्वेशन की तरह आ रही है और कोई रीजन नहीं है। इसका आइडियल गैस इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं है, बस इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस कि ऑस्मोटिक प्रेशर की जो इक्वेशन होती है वो आइडियल गैस की इक्वेशन के जैसी ही होती है। तो यहां से पाई क्या आ जाएगा? पाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, इसकी वैल्यू हो जाएगी n बाय v इंटू आर टी। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम है, इसको हम कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं वेयर c इज द मोलैरिटी, या फिर हम नंबर ऑफ मोल्स को वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू आर टी बाई वी भी लिख सकते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला for osmotic pressure, where pi is the osmotic pressure in atmospheres, n is the number of mole of solute in v liters of solution, and r is the universal gas constant. और अगर पाई की वैल्यू हम एटमॉस्फेयर में ले रहे हैं तो आर की वैल्यू हम क्या लेंगे? 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। अगर किसी सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर हम मेजर कर लें, जैसे हमने मान लीजिए वो जो ट्यूब थी उसमें जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप हुआ, अगर वो हमने मेजर कर लिया, अगर हमने उस ट्यूब की हाइट मेजर करी तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पता चल जाएगा रो जी एच के बराबर, और उसको इक्वेट कर देंगे हम ऑस्मोटिक प्रेशर से,
तो हम इस तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर कर सकते हैं किसी सोल्यूशन का। तो ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करके हम और क्या कर सकते हैं, द मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर provides a method of determining molecular weights of proteins, polymers and other macromolecules। तो किसी भी प्रोटीन या कोई बड़े बड़े मैक्रोमोलिक्यूल सच एज पॉलीमर्स, उनका मॉलिक्यूलर वेट के डिटर्मिनेशन के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर का मेथड यूज किया जाता है। यूज तो हम बाकी तीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी कर सकते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, पर उनसे उतने एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं आते हैं जितने एक्यूरेट रिजल्ट्स ऑस्मोटिक प्रेशर से आते हैं, क्योंकि ये जो वैल्यू होती है इसका मैग्नीट्यूड क्वाइट लार्ज होता है एज कंपेयर टू द अदर थ्री प्रॉपर्टीज। तो दिस मेथड इज द बेस्ट मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट्स। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी हम इस वीडियो के एंड में करेंगे। हैं if two solutions, if there are two solutions which are of equal concentrations at the same temperature, they have the same osmotic pressure and they are said to be isotonic। देखिए हमने पाई का क्या फॉर्मूला डेवलप किया था, पाई इज इक्वल टू एन बाय वी इंटू आर टी, और नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, सी आर टी। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना चाहिए, पाई इक्वल टू सी आर टी। तो अगर दो सॉल्यूशंस हैं जिनका टेम्परेचर सेम है और जिनका कंसंट्रेशन भी सेम है, तो उनका पाई भी क्या होगा, सेम ही होगा। सो दे हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एंड दे आर सेड टू बी आइसोटोनिक। आइसो मतलब सेम, तो टोनिक स्टैंड्स फॉर सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। If the two solutions have unequal osmotic pressures, the more concentrated solution is said to be hypertonic। जो ज्यादा concentrated solution होगा, जिसका C ज्यादा होगा, उसका osmotic pressure भी ज्यादा होगा। So the more concentrated solution is said to be hypertonic and the more dilute solution is described as hypotonic। अगर हमें रेड ब्लड सेल्स के कंटेंट स्टडी करने हैं कि रेड ब्लड सेल के अंदर क्या होता है, तो हम ये टेक्निक यूज करते हैं। देखिए, टू स्टडी द कंटेंट्स ऑफ रेड ब्लड सेल्स विच आर प्रोटेक्टेड बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर एक रेड ब्लड सेल देखेंगे तो उसके बाउंड्री में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। सो अ टेक्निक कॉल्ड hemolysis is used। The red blood cells are placed in a hypotonic solution। hypotonic मतलब less concentrated solution या फिर more dilute solution। तो red blood cells को हम एक hypotonic solution में रखते हैं when water moves into the cells। तो water कहां से कहां move करेगा, लेस कंसंट्रेटेड से मोर कंसंट्रेटेड की ओर, यानी बाहर जहां पे ज्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन है वहां से वाटर मूव करेगा रेड ब्लड सेल्स के अंदर। द सेल्स स्वेल मतलब सेल्स फूल जाएंगे एंड इवेंचुअली बर्स्ट रिलीजिंग द हीमोग्लोबिन एंड अदर मॉलिक्यूल्स। तो एक बार सेल बर्स्ट हो गया और हीमोग्लोबिन और दूसरे मॉलिक्यूल्स रिलीज हो गए, तो आप उनको स्टडी कर सकते हैं। So this technique is called as hemolysis। Here, suppose a bacterial cell is placed in a hypertonic solution। hypertonic मतलब हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में अगर हमने एक बैक्टीरियल सेल को रख दिया, तो बाहर कंसंट्रेशन हाई है अंदर की अपेक्षा, अंदर कंसंट्रेशन कम है। इसका मतलब अंदर it is more dilute as compared to outside। So therefore the intracellular water मतलब सेल के अंदर से water will move out of the cell by osmosis। This causes the cell to shrink। क्योंकि अंदर ज्यादा डाइल्यूट है, मतलब अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो फ्लो कहां से कहां होगा, हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर से लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की तरफ, through a semi permeable membrane, and due to this the cell will shrink। एक क्वेश्चन करते हैं, तो पहले आप इस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करिए
और उसके बाद ही सोल्यूशन देखिए। ओके, होपफुली यू मस्ट हैव डन द क्वेश्चन। देखिए यहां पर ये कह रहा है फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द पॉलीमर। मैंने आपको पहले भी बताया था ऑस्मोटिक प्रेशर का जो मेथड है वो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स के डिटर्मिनेशन के लिए यूज होता है। सो फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द पॉलीमर हैविंग द कंसंट्रेशन ऑफ 9.6 ग्राम पर लीटर and exerting an osmotic pressure of 2.56 torr at a temperature of 298 Kelvin। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या फॉर्मूला यूज करूंगा? पाई वी इक्वल टू एनआरटी, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता हूं पाई इज इक्वल टू एन बाई वी इंटू आर टी, यानी पाई इक्वल टू सी आर टी। सी क्या है? इसकी मोलैरिटी। अब हमें पाई कितना दिया है? 2.56 टॉर, तो इसको एटीएम में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 2.56 अपॉन 760 एटीएम इज इक्वल टू सी कितना है? कंसंट्रेशन दिया हुआ है क्या? हमें कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर में दिया है, जबकि कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में होता है। तो अगर आपको ग्राम पर लीटर को मोल पर लीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर दीजिए मॉलिक्यूलर वेट से। ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा? मोल हो जाएगा। तो यानी कंसंट्रेशन में मैं लिखूंगा 9.6 अपॉन m, where m is the molecular weight of the polymer, into r कितना है? 0.0821 और टेम्परेचर कितना है? 298 केल्विन। तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द पॉलीमर मिल जाएगा। आइए इसे सॉल्व करते हैं। आई विल बी यूजिंग कैलकुलेटर। मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा? 760 इंटू 9.6 इंटू 0.0821 इंटू 298 डिवाइडेड बाय 2.56। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा 69,727.5 और मॉलिक्यूलर वेट की यूनिट क्या होगी? ग्राम पर मोल। तो देखिए पॉलीमर्स का मॉलिक्यूलर वेट वैसे भी बहुत लार्ज आता है। तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट यूजिंग द लॉजिक ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे द टॉपिक ऑफ abnormal colligative properties, and we will also cover something called as want of factor. So thank you.